हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक भारत की क्लास दे रहा हूं। जिस आधुनिक भारत में अभी तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिकों की चर्चा कर लिया है और अंतिम चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसका नाम है 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह जब कंप्लीट होगा तो इसके बाद संभवतः हम शुरू करेंगे संवैधानिक विकास इन इंडिया, भारत में कैसे विकास हुआ। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, जो परिणाम हमने पढ़ा था 1857 के विद्रोह के, और उसी में भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की नींव रखी गई थी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख विद्रोहों के बारे में बताऊंगा। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर 1857 के विद्रोह के बारे में तो हम लोग कई जगहों से पढ़ लेते हैं या पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अक्सर कोई भी व्यक्ति जो अन्य छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो अगर आपके पास संभव हो तो उसका एक वीडियो बना देंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए आज दोस्तों एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें छोटे छोटे जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों को हमने कलेक्ट किया है और आपको बताने का प्रयास किया है। पहले बताता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। ये जितने भी छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, इन विद्रोहों की तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला कि इनके डेट्स याद कर लीजिए कि ये विद्रोह हुए कब थे। दूसरा कि ये विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, किस लिए विद्रोह हुए थे। और तीसरा इसमें पूछा जाता है कि ये विद्रोह के नेता कौन थे। बस तीन चीज़ें पूछी जाती है, इससे ज़्यादा इस छोटे छोटे विद्रोहों से क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन आते जरूर हैं। कई सारे ऐसे विद्रोह जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सन्यासी विद्रोह, ये अक्सर पूछा जाता है। नील विद्रोह, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। तो इसलिए ये सब प्रमुख विद्रोह थे जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे और उसके बाद भी हुए थे। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सन्यासी विद्रोह। तीन चीज़ें आपको याद रखना है, डेट्स याद रखने हैं, नेता याद रखने हैं, और इसके कारण कि किसके कारण हुआ था ये याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले सन्यासी विद्रोह ये हुआ था 1763 से लेकर 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता में मूसा शाह, देवी चौध रानी आदि थे। मतलब दो याद रखिएगा, मूसा शाह और देवी चौध रानी। इस विद्रोह में सन्यासियों और कृषकों के अतिरिक्त मुगल सेना के बेरोजगार सैनिक भी तथा शिल्पी कारीगर भी शामिल हुए थे। कौन कौन शामिल हुए थे? तो सन्यासी और कृषक तो थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सन्यासी विद्रोह। इसके अलावा मुगल सेना में जो बेरोजगार सैनिक पड़े हुए थे और शिल्पी थे, कारीगर जो थे, उन लोगों ने भी भाग लिया था। लेकिन यह मूलतः कृषक विद्रोह ही था, जिनकी भूमि छीन ली गई थी। विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में की गई थी। दोस्तों आपको मैं क्या बताऊं कितना इम्पोर्टेंट है इसको हम बता नहीं सकते कि ये सन्यासी विद्रोह कहाँ से लिया गया है। तो आनंद मठ में इसकी चर्चा की गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है आनंद मठ, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है नील विद्रोह। ये 1859 से 60 के बीच में हुआ था, विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद। कह रहा है कि बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने ब्रिटिश पूंजीपतियों एवं नील उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले दासों जैसे व्यवहार और शोषण के विरोध में विद्रोह किया था। बंगाल के नदिया जिला था जहाँ पे गांव गोविंदपुर था, उसी गांव के गोविंदपुर में जो पूंजीपति जो नील की खेती करते थे, भारत में बहुत ज़्यादा नील की खेती होती थी, कभी मौका मिलेगा तो ये भी बताएंगे नील के बारे में। तो वो खेती करते थे, तो उन्हीं के शोषण अधिक कर रहे थे वो लोग, उन्हीं के खिलाफ में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, शोषण मुक्त कारण था। इसके नेता विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। दोस्तों ये पक्का याद रखिएगा, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किसानों का नेतृत्व किया था।
किसानों ने अपने संघर्ष को संवैधानिक प्रक्रिया में आगे बढ़ाया। उन्होंने अदालतों का सहारा लिया। हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण के लेखक ने इनका समर्थन भी किया था। ये भी याद रखिए, दीनबंधु मित्र जो है वो हरिश्चंद्र मुखर्जी, नील दर्पण एक लेखक था, किताब था, उसका समर्थन भी किया था। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास याद रखिएगा। गोविंदपुर, नदिया जिला, बंगाल याद रखिएगा। और 1859 से 60 के बीच में विद्रोह हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे पूछा जाता है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1872 से लेकर 73 के बीच में हुआ था। पूर्वी बंगाल के पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसानों ने जमींदारों के मनमानी रूप से लगान बढ़ाने के विरोध में विद्रोह किया था। वहां पर जो लगान बढ़ा रहे थे किसान मनमानी तरीके से, उनके विद्रोह था, उनके खिलाफ विद्रोह था। यह विद्रोह भी नील विद्रोह के समान ही हिंसक नहीं था। इस आंदोलन को ईशा चंद्र राय, केशव चंद्र राय ने नेतृत्व प्रदान किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने इसका समर्थन किया। इस आंदोलन के समय किसानों ने नारा दिया था कि हम महारानी के रैयत बने रहना चाहते हैं, यानी हम महारानी के अंदर में ही काम करना चाहते हैं। इन दलाल जमींदारों के अंदर में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो दलाल जमींदार थे ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स खुद के फायदे के लिए वसूल रहे थे, जो कि बता रहे थे कि महारानी कह रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो पूछा है, पीसीएस वगैरह के एग्जामों में पूछा है कि हम महारानी के रैयत बने रहना चाहते हैं। ये किस विद्रोह का कथन है? तो ये है पावना विद्रोह, जो 1872 से 73 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दक्कन विद्रोह 1875 में, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में 10वीं चैप्टर में दिया हुआ, तीसरी बुक में। इस विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में पूना और अहमदनगर जिले था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा अनैतिक एवं गलत तरीकों से कृषकों की भूमि का बड़े पैमाने पर जब्त किया जाना था। यानी जो हम गुजराती साहूकार थे और जो मारवाड़ी थे, इन लोगों ने गलत तरीके से किसानों का जमीन हड़पना शुरू कर दिया था। 1879 ईस्वी में दक्कन राहत अधिनियम पारित करके इसको रोका गया था। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि दक्कन विद्रोह 1875 महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जमींदारों के अत्याचारों से तंग आकर, ये भी जमींदार से ही थे, क्योंकि जमींदार तो अंग्रेजों के हितैषी थे ही ना, तो वही तो अत्याचार कर ही रहे थे। इसलिए आपको मैंने पढ़ाया कि जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, और इस जमींदार को ही अंग्रेजों ने पैदा किया था। मैंने पहले भी आपको बताया था, अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से। तो जमींदारों के अत्याचारों से तंग आकर केरल के मालाबार के मोपला के किसानों ने 1921 में आंदोलन कर दिया। इस बार का विद्रोह पूर्व से भिन्न था, पहले से ये अलग था, क्योंकि इस समय विद्रोही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस बार विद्रोह का कारण जमींदारों के अत्याचार के साथ साथ ब्रिटिश सरकार की खिलाफत विरोधी नीति भी थी। ठीक है दोस्तों, खिलाफत विरोधी नीति थी। और ये उसी समय आंदोलन चल रहा था जब उत्तर भारत यानी पूरे देश में गांधी जी एक आंदोलन चला रहे थे, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 ईस्वी तक चला था। आगे नेशनल मूवमेंट में चर्चा करेंगे हम लोग। तो जब ये 1920 से 22 ईस्वी में जब आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उसी दौरान दक्षिण में मोपला विद्रोह भी चल रहा था केरल में, जो किसानों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा रही थी, और ये आंदोलन हिंसक हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोपला विद्रोह पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि इसी आंदोलन को अली मुदलियार, कुन अहमद हाजी आदि नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आजाद आदि राष्ट्रीय नेताओं ने इन क्षेत्रों का दौरा कर आंदोलन को समर्थन भी किया था, क्योंकि उस समय देश में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। तो गांधी जी घूम घूम कर चीजों को समर्थन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये। अब आगे कह रहा है, अगला एक पढ़ लेते हैं, बिजौलिया आंदोलन। ये कोई खास नहीं है, बट पढ़ लीजिए। मेवाड़ के बिजौलिया नामक क्षेत्र के किसानों ने अपने नेता मणिक लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, हरि बाबू के नेतृत्व में आंदोलन किया, जिसका प्रमुख कारण किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाया जाना था, बिगाड़ था। विजय सिंह पातिक ने यह आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बिजौलिया आंदोलन जो था वो कहाँ पे था? मेवाड़ में था, राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं चंपारण सत्याग्रह। हालांकि देखिए, थोड़ा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल्स, तो हम लोग नेशनल मूवमेंट में इसकी चर्चा करेंगे, बट इसमें आ जाता है तो हम चर्चा कर रहे हैं। ये 1917 में हुआ था, याद रखिएगा।
चंपारण के किसानों ने तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत कृषकों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती कृषकों के लिए हानिप्रद थी। 1816 ईस्वी में लखनऊ समझौते के दौरान चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अब एक चीज याद रखिए, आपको 2-3 चीज याद रखना है, बाकी डिटेल्स में आपको नेशनल मूवमेंट में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे पूर्ण रूप से इसे पढ़ना है। आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखना। पहला कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी चंपारण गए थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। किसके कहने पे? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर। यहाँ पर यही चीज याद आपको रखना है कि राजकुमार शुक्ला के कहने पे गांधी जी चंपारण गए थे, और वहां की समस्या जो थी किसानों की 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली में आपको बताऊंगा कि 3 कठिया प्रणाली क्या थी, ये वहां नेशनल मूवमेंट में बात करेंगे इसको हम लोग। तो 3 कठिया प्रणाली थी, और उसके बाद यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह करके संबोधित किया था, और तब से गांधी जी को महात्मा भी कहा जाने लगा। तो 4 क्वेश्चन याद रखना है। चंपारण 1917, राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी वहां पे गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, और वहां की प्रॉब्लम थी वो थी नील की खेती करने वाले 3 कठिया प्रणाली, जो 3 कठिया प्रणाली वहां पर थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था कौन सा? चंपारण। अब आता है खेड़ा आंदोलन, ये भी हमें नेशनल मूवमेंट में ही पढ़ना है। इस आंदोलन का प्रमुख कारण खेड़ा जिले के किसानों की फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना था, जबकि किसानों की मांग थी कि सरकार द्वारा मालगुजारी माफ की जाए। खेड़ा आंदोलन से मोहनलाल पांड्या भी जुड़े हुए थे, जो महात्मा गांधी के इस आंदोलन में शामिल होने के पहले से ही इस क्षेत्र के कर रोको आंदोलन चला रहे थे। यहाँ पे क्या था? खेड़ा आंदोलन में मेन था मिल मालिक और किसानों के बीच की समस्या थी, किसान और साहूकारों के बीच की समस्या थी कि लगान उतने थे नहीं कि लगान दिया जाए, और उसी लगान को माफ करने के लिए लड़ाई हो रही थी। गांधी जी भी हालांकि यहाँ पे गए और जाकर के इनको बीच का रास्ता निकाले, और यह आंदोलन को रोकने में सफल रहे। अब आता है एका आंदोलन, यह भी 1921 में हुआ था। यह आंदोलन अवध के किसानों द्वारा मदारी, पासी एवं सहरेब के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ये दोनों कृषक एवं निम्न जाति से संबंधित थे। इस आंदोलन का प्रमुख कारण गैर कानूनी रूप से कृषकों से भूमि छीनना, लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा थी। एक आंदोलन याद है, बस इतना याद रखिए, एक आंदोलन 1921, ज्यादा मतलब नहीं है। बारदौली सत्याग्रह, ये भी आपको याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली में हुए इस आंदोलन का प्रमुख कारण कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद सरकार द्वारा लगान में 22% की वृद्धि की घोषणा करना था। मतलब वहां पे कपास की खेती होती थी, अब कपास की लगान में कमी हो गई थी, कपास की डिमांड कम हो गया था। इसका एक अलग कारण था जो हम लोग अमेरिकी क्रांति को लेकर पढ़ते हैं। अब वहां पे जब गिरावट हो गई तो निश्चित तौर पे कम करना चाहिए टैक्स, तो गिरावट होने के बावजूद भी टैक्स को बढ़ा दिया था। इसी चीज का विरोध वहां पे अंग्रेज कर रहे थे, अरे भारतीय किसान कर रहे थे। कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता ने वल्लभ भाई पटेल को मालगुजारी की ना अदायगी का आंदोलन संगठित करने के लिए राजी कर लिया। बारदौली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा कि सरदार की उपाधि किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल को? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था, जिसमें कहते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने इनको दिया था, याद रखिए ये। और ये बारदौली सत्याग्रह जो था 1928 में हुआ था। अब दोस्तों कुछ आता है जनजातीय आंदोलन, इनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण थे, अब देखिए, नवीन ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के कारण, नवीन जो हुआ था ना, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था, ये सब जो नवीन व्यवस्था थी, कारण जनजातीय क्षेत्रों में भी कंपनी शासन का प्रभाव बढ़ा तथा यहाँ के पुराने जमींदारों को हटाकर नवीन जमींदारों को जबरन थोपा जाने लगा, जो अपने अपने हिसाब से काम करने वाले थे। इन क्षेत्रों में जमींदारों, साहूकारों तथा पुलिस की जातियों, नए उत्पादक शुल्क नियमों, झूम खेती पर प्रतिबंध, जनजातीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर हस्तक्षेप आदि से जनजातियों की परंपरागत व्यवस्था एकदम ठप हो गई। आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों, आदिवासी लोगों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के प्रभाव आदि के कारण इन लोगों में रोष था। मतलब बहुत सारा यहाँ पे परिवर्तन हुआ, जिससे ये लोग नाराज थे और इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसमें छोटा छोटा है, बस डेट और नाम याद रखिएगा दोस्तों। खासी विद्रोह
यह 1829 से 32 तक चला था। असम एवं मेघालय में इस आंदोलन का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। यह विद्रोह भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए सबसे सशक्त विद्रोह में से एक माना जाता है। अब आता है अहोम विद्रोह, 1828 से 30 में चला था। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद जब अंग्रेजों द्वारा अहोम प्रदेश, अहोम मतलब असम प्रदेश को अपने प्रदेश में सम्मिलित करने से प्रयत्न किया गया, तब यहाँ के निवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ना। इस आंदोलन को गोमधर कुंवर ने नेतृत्व प्रदान किया था। बस इतना आपको डेट याद रखना है। अब आता है दोस्तों आगे कोल विद्रोह, 1829 से 32 और फिर 44 से 48 दो बार हुआ था। बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र के जनजातीय लोगों ने इस आंदोलन को बुद्धो भगत के नेतृत्व में प्रदान किया था। अगला आता है खोड़ विद्रोह, उड़ीसा के खोड़ जनजाति ने यहाँ प्रचलित मेरिया प्रथा यानी नर बलि प्रथा को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंद किए जाने के विरोध में किया था। चक्र बिसाड़ के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1954-55 में हुआ था। ये पूछा जाता है कई बार एग्जामों में, क्योंकि 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि को तैयार करता है। यही कहा जाता है कि उसकी पृष्ठभूमि कौन था, तो यही संथाल विद्रोह था। संथाल परगना के लोगों ने कंपनी के एवं बिचौलियों के शोषण के खिलाफ सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1854-55 ईस्वी में आंदोलन किया। यह नवीन भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारी उत्पीड़न, पुलिस उत्पीड़न एवं साहूकारी उत्पीड़न के विरुद्ध था। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है संथाल विद्रोह। नेता सिद्धू और कान्हू थे। 1854 से 55 में, यानी 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि को दिखाता है ये। अब आता है रंपा विद्रोह, 1870 से 80 के बीच में हुआ था। गोदावरी नदी के क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अनंतयार नामक व्यक्ति ने किया। इस आंदोलन का सूत्रपात अंग्रेजों द्वारा नए आबकारी कानून द्वारा ताड़ी बनाने और झूम खेती पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में किया गया था, रंपा विद्रोह। अब आता है लास्ट सिंगफो आंदोलन। असम के सिंगफो आदिवासियों ने रेणुआई गोसाई के नेतृत्व में 1830 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। मुंडा या उलगान विद्रोह, ये भी याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह ये भी बहुत पूछा जाता है। 1895 से 1900 के बीच में चला था। यह आंदोलन 1893 से लेकर 1900 के बीच रांची के दक्षिण क्षेत्र में स्थित आदिवासियों द्वारा मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। आज जिसे बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान की तरफ पूजा की जाती है, तो वही बिरसा मुंडा था जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसी ने नेतृत्व दिया था, अपने आप को भगवान सिद्ध किया था। इसी को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, नेता याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है मुंडा विद्रोह के बारे में। अब आता है कुछ गैर जनजातीय विद्रोह। ये जनजातीय विद्रोह थे, अब गैर जनजातीय। राम भारमल का विद्रोह, यह विद्रोह कच्छ क्षेत्र में हुआ था, जिसे कच्छ के शासक राव भरमल के नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोह का कारण कच्छ के अतिरिक्त मामला में ब्रिटिश हस्तक्षेप था, यानी कच्छ यानी गुजरात में। फिर बेलूथम्पी का विद्रोह, इसका नेता त्रावणकोर का दीवान बेलूथम्पी थे। विद्रोह का कारण त्रावणकोर राज्य का बेलेजली की सहायक संधि द्वारा अधिग्रहण करने का प्रयत्न था। दीवान को ब्रिटिश सरकार द्वारा हटाया जाना एवं अधिक भू राजस्व की मांग आदि करना, ये था। चित्तूर चित्रमा विद्रोह, यह विद्रोह कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता रानी चेन्नम्मा तथा रामप्पा थे। संबलपुर का विद्रोह, इस विद्रोह का क्षेत्र संबलपुर यानी उड़ीसा था, जिसके नेता सुरेंद्र भाई थे, सुरेंद्र साई थे। विद्रोह का कारण उत्तराधिकार का मामला तथा ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र में निरंतर हस्तक्षेप होता था। और दोस्तों आज अब लास्ट विद्रोह एक है सूरत का नमक आंदोलन, जो 1844 से 48 से चला था। इस आंदोलन का क्षेत्र सूरत गुजरात था। आंदोलन का कारण नमक कर 1/2 रुपया प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति मन कर देना ही था सूरत विद्रोह। तो दोस्तों ये आपके कुछ अन्य विद्रोह थे। इसमें से 8-10 जो विद्रोह है वो अक्सर घुमा फिरा करके एग्जामों में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं लोग। तो इसीलिए दोस्तों हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि ये छोटे छोटे जो विद्रोह हैं, कहीं मान लीजिए एग्जाम में और एक भी क्वेश्चन इससे लड़ जाता है तो आपको वही एक क्वेश्चन आगे क्या करता है, लोगों से निकाल लेता है। क्योंकि लोग अक्सर ये क्षेत्रीय विद्रोहों के बारे में नहीं पढ़ते हैं और आगे पढ़ के सीधा 1857 चले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। प्रश्न उत्तर आप पिछले 10-15 सालों से निकाल करके देखिए तो क्वेश्चन कितनी बार यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसे बता दिया। आप लोग जी सोच रहे होंगे कि ये सर का प्रिंटेड नोट्स कैसा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने 10 साल मेंटर जनरल कंपटीशन के नाम से संत नगर में कोचिंग चलाया है और हमारे पास पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता है तो हम क्या करते हैं, उसी पीडीएफ को हम लोग कट पेस्ट हम करके आपको इससे पढ़ा देते हैं। ये आधा कट आपको मेंटर दिख रहा है तो आधा मेंटर दिख रहा है, पूरा उधर आगे मेंटर दिखेगा। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी मेंटर स्टडी पॉइंट ही रखा है। और बंद करने का वजह आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ना कंपटीशन की, ठीक मैं भी अभी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा भी एग्जाम ही होने वाला है और उसी एग्जाम को निकालने के लिए मैंने सारा ये रिस्क लिया है
और आज मैं पूरी लगन के साथ मेहनत भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ अपनी मेहनत के साथ साथ आपको भी वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूँ वही चीज़ आपको पढ़ा देता हूँ, तो इससे मुझे कोई नुकसान भी नहीं है और इसी से आपको क्या हो जाता है, फ़ायदा भी हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।